नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के स्पेशल शो खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खास खबर खास नजर में हम देश दुनिया के जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों पर खास नजर डालेंगे जो सुर्खियों में हैं। जनता से जुड़े मुद्दे हों या राजनीतिक गलियारों की हलचल या फिर हो राष्ट्र से जुड़ी बात, तमाम खबरें जिनकी गहराई को जानना आपके लिए है जरूरी, करेंगे हम पड़ताल हर अहम खबर की। और इसी कड़ी में सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। तो 4 बड़ी खबरें, जिनमें पहली खबर में बात करेंगे आकाश प्राइम की। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे कांग्रेस का कुनबा बिखरता जा रहा है। तीसरी खबर खंडवा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां दावेदार आमने सामने हैं। चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह के बदलते स्वर की। भारतीय सेना की ताकत में अब और इजाफा हो गया है। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुताबिक मिसाइल ने परीक्षण में विमान की नकल करने वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य ट्रैक करके हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। ये मिसाइल स्वदेशी आरएफ एक्टिव आरएफ सीकर से लैस है, जो विभिन्न परिस्थितियों में लक्ष्य को भेदने के लिए एक बेहतर सटीकता प्रदान करता है। ये मिसाइल भारत के लिए एक गेम चेंजर पॉलिसी साबित होगी। देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Now. दुश्मनों के लिए घातक बना आकाश। ठंडे इलाकों पर भी नहीं बचेंगे दुश्मन के जेट्स। पलक झपकते ही दुश्मनों का होगा शिकार। हवा में ही खत्म होंगे दुश्मन के हथियार। आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। सरफेस टू एयर में वॉर करने में सक्षम। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के बेड़े में एक नई घातक मिसाइल का नाम जुड़ गया है। इस नई मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल की टेस्टिंग वीडियो में इसे हवा में तैर रहे एक मानव रहित लक्ष्य को अचूक निशाने से भेदते देखा गया। आकाश प्राइम मिसाइल को चीन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आकाश प्राइम मिसाइल भारत की बाकी मिसाइलों से कैसे अलग है और इसमें क्या खासियत है जो इसे बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है। क्या है आकाश मिसाइल? आकाश मिसाइल परिवार में अब तक 2 मिसाइलें थी। आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी मिसाइल है। सभी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। जमीन पर किसी भी वाहन से इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड करती है इन मिसाइलों का निर्माण। मार्क 1 था मिसाइल का पहला वर्जन। रूस की सब मिसाइल्स को हटाने के लिए इसे किया गया है विकसित। मार्क 1 का पहला सफलतापूर्ण परीक्षण 1990 में हुआ। यह मिसाइल मैनुअल कंट्रोल पर आधारित थी। अगली मिसाइल आकाश 1S बनी। यह मिसाइल आकाश मार्क 1 का ही आधुनिक रूप था। डीआरडीओ ने आकाश 1S की टेस्टिंग 2019 में पूरी की। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है। आकाश 1S 60 किलोमीटर तक पेलोड ले जा सकती है। जहां आकाश परिवार की बाकी दोनों मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी, वहीं आकाश प्राइम मीडियम रेंज मिसाइल है। आकाश मार्क 1 और आकाश 1S इन दोनों में ही विदेश से मंगाए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाए जाते थे, लेकिन आकाश प्राइम मिसाइल में मेड इन इंडिया आरएफ सीकर लगाए गए हैं।
ये RF सीकर विदेशी तकनीक से अलग भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आकाश प्राइम की खासियत, आकाश सिस्टम से कई गुना बेहतर है। आकाश प्राइम भारत में तैयार बेहतरीन उपकरणों से लैस, अधिक ऊंचाई पर कम तापमान में भी इसका प्रदर्शन भरोसेमंद। स्वदेशी एक्टिव RF सीकर से लैस है आकाश प्राइम। इससे टारगेट की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। रडार और टेली मिलिट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्टरी में भी सुधार, दुश्मन के विमानों का पता लगाकर ध्वस्त करने में सक्षम, 25 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम। DRDO की हैदराबाद प्रयोगशाला ने किया इसे विकसित। फिलहाल भारत में आकाश मिसाइल के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता। इसकी गति 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 सेकेंड में 1.25 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। और अब आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। तीनों मिसाइलों का अपडेट वर्जन आकाश प्राइम दुश्मनों के होश उड़ा देने में सक्षम है। तो आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया और अब एक नया हथियार या फिर कहें कि आकाश हमारे भारतीय सेना के साथ भी शामिल हो गया, एक नए उपकरण की तरह, एक नए मिसाइल की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस का कुनबा बिखरता जा रहा है और अब ऐसे बिखरते कुनबे को किसका सहारा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जब ये केंद्र की सत्ता हाथ से फिसली तब से कांग्रेस बिखरती जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने हाथ का साथ भी छोड़ा। कौन है वो नेता और अब वो कहां हैं, इस पूरे मसले पर ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता ये जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, पावर भी, पैसा भी और नेता भी। लेकिन जब ये जाती है तो अपने साथ ये सब ले भी जाती है। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता से बाहर गए दल में कोई आता है। कांग्रेस के साथ मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बुधवार आते आते कांग्रेस में फिर से बिखराव की खबरें सामने आ गई। दोपहर में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं की बात करते हुए पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाए। शाम होते होते नाराज चल रहे अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अमरिंदर भाजपा में शामिल हो सकते हैं या फिर अलग दल भी बना सकते हैं। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और देश में मोदी सरकार आई। इन 7 सालों के अंदर कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं कुछ नेता पार्टी में आए भी हैं। हाल ही में आए ADR के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं कई दल के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद और विधायक कांग्रेस में शामिल भी हुए। बीते कुछ महीनों से भी हर महीने कोई ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस छोड़ रहा है। जून में जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के खास रहे हैं। जुलाई में अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर TMC में शामिल हो गए। अभिजीत सांसद रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। अगस्त में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव TMC में आ गई
और अब अमरिंदर सिंह की विदाई भी बातें चल रही हैं। आइए अब उन 7 बड़े नेताओं के बारे में भी जान लेते हैं जो पिछले 7 साल के दौरान कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जाने से पहले कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति थी, पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं का क्या हुआ, अभी वो कहां हैं, आइए ये सब जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सुष्मिता देव की। सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। उनके पिता संतोष मोहन देव पार्टी के बड़े नेता थे। पिता की पकड़ वाली सिलचर सीट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। राहुल के सबसे करीबी नेताओं में से एक थी। लेकिन सुष्मिता ने 16 अगस्त 2021 को कांग्रेस छोड़ दी। वो असम विधानसभा में हुए गठबंधन और सीट शेयरिंग में तवज्जो न मिलने से नाराज थी। सुष्मिता अभी राज्यसभा सांसद है। सोमवार को ही टीएमसी के टिकट पर बंगाल से वो निर्विरोध चुनी गई हैं। अब बात अभिजीत मुखर्जी की। अभिजीत मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे। जंगीपुर सीट से 2012 और 14 में सांसद चुने गए थे। लेकिन 5 जुलाई 2021 को अभिजीत ने कांग्रेस छोड़ दिया। 2019 के चुनाव में हार के बाद पार्टी में वो हाशिए पर चले गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट से कांग्रेस के गठबंधन करने से भी वो नाराज थे। अभी जुलाई में टीएमसी ज्वाइन की है। फिलहाल पार्टी में उन्हें कोई पद नहीं मिला है। अब बात करेंगे यूपी के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद की। जितिन प्रसाद मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे। वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। राहुल गांधी की युवा टीम के वो हिस्सा थे। 9 जून 2021 को जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दिया। यूपी के मामलों में सुझाव नहीं लिए जाने से वो नाराज चल रहे थे। अभी जून में जितिन प्रसाद ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। रविवार को ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री वो बनाए गए। भाजपा प्रसाद के जरिए ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में है। अब बात उस चेहरे की जिसने मध्य प्रदेश में तख्ता पलट दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस क्या छोड़ी, उस सरकार को भी ले डूबे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बेहद खास थे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने में उनका अहम रोल रहा। लेकिन 11 मार्च 2020 को सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया। सिंधिया कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने से नाराज थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह से सहयोग नहीं मिलने से हार हुई। सत्ता में मनचाही हिस्सेदारी नहीं मिलने से भी वो नाराज चल रहे थे। मार्च 2020 में सिंधिया ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। फिर भाजपा के टिकट पर वो राज्यसभा पहुंच गए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अभी मोदी कैबिनेट में वो मंत्री हैं। अब बात नारायण राणे की। नारायण राणे कभी शिवसेना के बड़े नेता थे। राज्य के सीएम रहे राणे ने 2005 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। अलग अलग कांग्रेस सरकारों में राणे मंत्री भी रहे। लेकिन 21 सितंबर 2017 में नारायण राणे ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ते वक्त राणे ने यह दावा किया कि जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्हें सीएम बनाने का वादा किया गया था। लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। राणे ने कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई। 2018 में भाजपा के समर्थन से वो राज्यसभा सांसद बने। अक्टूबर 2019 में भाजपा में शामिल हुए। इस वक्त वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा, ये भी जान लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री थे। गोगोई के खास थे, लेकिन उनसे ही मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। शर्मा का दावा था कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, उन्हें गोगोई की जगह सीएम बनाया जाए। लेकिन हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी। आखिर शर्मा ने 29 अगस्त 2015 को पार्टी छोड़ दी। इस वक्त शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। नॉर्थ ईस्ट में वे भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। आखिरी और 7वें नेता है राधा कृष्ण विखे पाटिल। राधा कृष्ण विखे पाटिल 5 बार के विधायक थे। महाराष्ट्र विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। पिता बाला साहब विखे पाटिल
कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन पाटिल ने जून 2019 को कांग्रेस छोड़ दी। बेटे को अहमदनगर लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में ये सीट एनसीपी को दे दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुजय विखे पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन की। सुजय अब अहमदनगर से भाजपा के सांसद हैं। ये वो 7 बड़े चेहरे हैं जो पिछले 7 साल में कांग्रेस छोड़कर चले गए। कांग्रेस को भले ही इनके जाने का दर्द ना हो, लेकिन इन्हीं नेताओं की राह पर दूसरे नेता भी कांग्रेस को अलविदा कहने को बेताब नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ये तो थी उन लोगों की बात जिन्होंने अपने दल को छोड़ा और दूसरे दल में आ गए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अब दावेदारों को लेकर घमासान मच गया है। खास तौर पर खंडवा लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस में दावेदार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ खंडवा सीट पर अरुण यादव का टिकट तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से उनकी पत्नी को टिकट मिलना पक्का है। अब शेरा किस वजह से इतनी दम के साथ ये दावा कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये जंग दोनों ही पार्टियों के लिए समान है, लेकिन बीजेपी में अनुशासन ज्यादा सख्त है, तो दावेदार खुलकर नहीं बोल रहे। पर कांग्रेस में टिकट के दावेदार आमने सामने खड़े हैं। खास बात यह है कि खंडवा सीट के लिए कांग्रेस से दावेदारी करने वालों में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सबसे ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी पत्नी जयश्री सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने तो जैसे अपनी पत्नी के टिकट के लिए तलवार खींच ली है। उन्होंने चैलेंज किया है कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। कांग्रेस से अरुण यादव का नाम तय होने की बात पर शेरा ने कहा, कहां से तय हो गया अरुण यादव का नाम? क्या उन्हें बी फॉर्म मिल गया है? जब आप सुनेंगे तो सिर्फ जयश्री का ही नाम सामने आएगा। कहाँ है नाम तय कहाँ है? आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया? अभी कोई तय नहीं है, चर्चा चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। कल भी न्यूज में दिखा रहे थे कि हो सकते हैं तो बहुत समय लगता है। अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सिंह ठाकुर का ही टिकट होगा, डोंट वरी। हाँ पक्का, आम आदमी की सुनेंगे, आम कार्यकर्ता की सुनेंगे, आखिरी वोटर की सुनेंगे तो उसमें जयश्री सिंह का नाम ही आएगा। एक तरफ शेरा टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। साथ ही यादव प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के एक ट्वीट पर उन्हें शुभकामनाएं दे डाली। दरअसल खंडवा में 1 अक्टूबर को चुनाव प्रबंधक कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अरुण यादव के दौरा कार्यक्रम में इन बातों का उल्लेख है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर लिखा है कि शुभकामनाएं अरुण। हालांकि कांग्रेस में टिकट की अंतिम मुहर दिल्ली दरबार से लगाई जाती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने संभावनाओं को जन्म दे दिया है। शायद अब अरुण यादव ही खंडवा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में शेरा की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी खंडवा सीट को लेकर कई दावेदार हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान के अलावा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आया है। देखो, अभी तो मीमांसा का विषय ये है कि कांग्रेस कौन है। कमलनाथ कांग्रेस हैं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस हैं कि अरुण यादव कांग्रेस हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कमलनाथ गायब हैं, मैदान में दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या किस हैसियत से वो अरुण यादव को बधाई दे रहे हैं, ये कमलनाथ के लिए चिंता का विषय है।
उनकी उम्र भी ढल रही है और इस प्रकार के नासूर उनके आसपास खड़े हो रहे हैं, इसको कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में तो पद्धति है, निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, वो पद्धति के अनुसार लोग बैठते हैं, निर्णय करते हैं। सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीत सकता है उस कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। अब दोनों दलों में उम्मीदवारी को लेकर मचा कोहराम बता रहा है कि स्थिति दोनों दलों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में से जो दल दावेदारों को साथ लेगा उसके लिए हालात बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भले ही कुछ ना हो पार्टी में दिग्विजय सिंह, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी उनको लेकर ही सुर्खियां हैं, खबरें हैं। और एक और खबर दिग्विजय सिंह साहब से ही जुड़ी हुई, तो दिग्विजय सिंह के बदलते सुर। दिग्विजय सिंह कुछ बोलें और मीडिया की सुर्खियां ना बने, हो ही नहीं सकता। 3 दिन पुरानी बात है जब दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर हमला किया था। ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 3 दिन। बोले थे बीजेपी और आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों के मन में बचपन से ही नफरत का बीज बो दिया जाता है। इस पर जमकर बवाल हुआ, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हुआ। लेकिन आज दिग्गी राजा संघ की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं संघ का सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन संघ के कार्यकर्ता काफी कर्मठ हैं। नर्मदा परिक्रमा में संघ के स्वयंसेवकों और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी खूब मदद की। मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है, फिर कैसे भेदभाव हो सकता है। मैं सिर्फ संघ की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह जो कुछ दिन पहले तक सरस्वती का सबसे बड़ा आलोचक हूँ मैं। हाँ, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहाँ भी मैं जाता था 2-4-8 दिन के बाद कोई एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए। मैंने कहा भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूँ। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको निर्देश हुए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए। ठीक है, बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आप तो आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। दिग्विजय सिंह ने जहां अपनी नर्मदा यात्रा के दौरान बीजेपी और संघ के सहयोग की तारीफ की, वहीं दिग्गी के बयान पर सियासी घमासान जारी हो चुका है। कांग्रेस नेता दिग्गी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र है जिसे बीजेपी को सीखना चाहिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दिग्गी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि दिग्विजय सिंह के अंदर भी शिष्टाचार बचा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा थी, वो गैर राजनीतिक यात्रा थी और निश्चित तौर पर उसमें सभी का सहयोग मिला और उन्होंने स्वीकारोक्ति की है कि उन्हें अमित शाह से लेकर यदि आरएसएस के लोगों का सहयोग मिला, भाजपा के लोग उनके सहयात्री रहे तो खुशी की बात है। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है।
कि इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग, राजनीति का एक अलग स्थान है और यह इस तरह के आयोजन का अलग स्थान है, सभी मिलजुल कर साथ में रहते हैं। अब तो ये आरएसएस और भाजपा के नेताओं को, जो दूसरे छोटे नेता हैं, इनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार आरएसएस और भाजपा ने और अमित शाह जिन्होंने सहयोग किया और वे दिन भर दिग्विजय सिंह जी को कोसते रहते हैं, तो उन्हें ये सच्चाई तो स्वीकारना चाहिए। देखो, किसी भी आयोजन में आभार एक औपचारिकता होती है। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के भीतर छोटा मोटा शिष्टाचार अभी बचा हुआ है। यद्यपि दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति कोई भी काम बिना सोचे समझे करता नहीं है, इसलिए हम किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। कांग्रेस के बागी नेता आंख दिखा रहे हैं और अब प्रदेश के दूसरे बड़े नेता का ऐसा बयान कहीं न कहीं पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बहरहाल देखना होगा कि क्या इस बयान पर भी राजनीति की चादर चढ़ेगी और बीजेपी दिग्गी के बयान को उपचुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे या फिर लोकतंत्र की दुहाई के साथ इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिग्गे के ये बदले बदले जो स्वर हैं, ये किस ओर इशारा करते हैं, ये तो किसी के समझने के बस की बात नहीं है, क्योंकि दिग्गे को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। लेकिन इस बार उनका ये कौन सा नया दाव है, ये लोग सभी सोच रहे हैं कि समझा जाए कि आखिर इस बार उपचुनाव से पहले, वो भी तब जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बीमार पड़े हुए हैं और दिग्विजय सिंह इधर अपने तरफ से बयान दे रहे हैं और बयान भी ऐसे उनके कि सुर्खियां बन रहे हैं। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।